Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today, we are here with our economic topic, that is Chapter 9, National Income Part 3. See, in Part 1 and Part 2, we have read a lot about national income. In Part 2, we have discussed about the circular motion of national income, that how it works. Okay, and then after we have gone through the different concepts of our national income, that is something we read about GDP, GNP, right, NDP, per capita income, and so on. So we'll continue with that because अभी अभी recently we have seen कि बजट बाहर आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको उससे भी आइडिया आ सकता है इस चैप्टर के थ्रू कि बजट कैसे पास होता है. एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल रिलेटेड टू बजट. ओके, so let's start it and let's try to understand it. Per capita income is the average income per individual. As I told you कि एक individual average कितना कमाता है, ये एक अंदाजा आ जाता है per capita income से. Per capita income can be presented by the following formula. इसे कौन से formula से हम present कर सकते हैं? Per capita income equals to gross national income upon total population or divide by total population. ठीक है, यानी GNI यानी gross national income कितनी है कंट्री की, उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो मिल जाएगा हमें पर कैपिटा इनकम. सपोज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज ₹60,000 crores. ठीक है, लेट्स टेक के 60,000 crores एक कंट्री की नेशनल इनकम है इस ईयर की, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन दैट ईयर इज 2 crore, और वहां की पॉपुलेशन उस ईयर की पॉपुलेशन उस कंट्री की है 2 crore. तो पर कैपिटा इनकम कितना हुआ, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू ग्रोस नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. तो ग्रोस नेशनल इनकम इज 60,000 crores अपॉन 2 crores, सो पर कैपिटा इनकम वुड बी 30,000. ठीक है, यानी एक पर्सन की इनकम एवरेज इनकम बता रहे हैं. ठीक है, एवरेजली हो सकता है कि एक पर्सन 60,000 कमा रहा हो, एक 70,000 या एक 1 लाख भी कमा रहा हो, बट हम सबका एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज इनकम सबकी इक्वली देखो तो अराउंड 30,000 हो सकती है. ठीक है, इट मीन्स दैट द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री ऑब्टेन द एवरेज इनकम ऑफ 30,000 ड्यूरिंग अ ईयर. हमने अभी लास्ट हमने ये देखा कि कैसे कैलकुलेशन होते हैं, तो इससे कैलकुलेशन से हमें ये पता चला कि हमारी जो कंट्री के एक सिटीजन की इनकम एवरेज इनकम हम कह सकते हैं 30,000 है. ठीक है, इफ द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर, इट इज कॉल्ड करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम. अगर हम पर कैपिटा इनकम का मेजरमेंट कर रहे हैं नेशनल इनकम को लेकर किसी पर्टिकुलर ईयर को या करंट ईयर को लेकर, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम. और अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं बेस ईयर के हिसाब से, बेस ईयर यानी फिक्स्ड प्राइस के बेस पर, तो हम इसको कहेंगे फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम. It can be said that the higher per capita income, the higher is the proportion of goods and services obtained by a citizen. जितना per capita income ज्यादा होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा एक सिटीजन का इनकम या गुड्स या सर्विसेज उतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी. जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि एक फैमिली हम देख लेते हैं कि एक फैमिली की टोटल इनकम क्या है, राइट. अब उस फैमिलीज में अगर लेट्स सी के फैमिलीज में 10 मेंबर्स है, तो लेट्स टेक 10 मेंबर्स एज अ पॉपुलेशन. ओके, और उनकी टोटल इनकम हम ले लेते हैं 500 और व्हाटएवर, राइट. सो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई पॉपुलेशंस कितनी है, तो 10 मेंबर्स, एंड इनकम कितनी है टोटल नेशनल इनकम, तो हम इसे कहेंगे 500. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 500 डिवाइड बाय 10. सो 500 को 10 से डिवाइड बाय करेंगे तो विल गेट 50. तो अराउंड वी कैन से एक पर्सन की इनकम हुई 50. अगर अब वो नेशनल इनकम 500 के जगह वो हो जाती है 600, तो ऑटोमेटिकली एक पर्सन की इनकम 50 से ज्यादा हो जाएगी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाट हियर इज एक्सप्लेन. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजंस इज हायर. तो जितनी इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम भी बढ़ेगी.
अगर मैंने कहा कि मेरी इनकम, अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 50 रुपीज है, तो मैं 50 रुपीज का खर्च करूंगी। अब मेरी इनकम 50 से 100 रुपीज हो गई, तो माई इनकम हैज बीन डबल्ड, तो ऑब्वियस है कि मेरा एक्सपेंडिचर 50 नहीं रहेगा, वो भी बढ़ेगा, यानी मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। मैं अब एक गुड क्वालिटी फूड खा रही हूँ बिकॉज नाउ आई कैन अफोर्ड इट। ओके, नाउ लेट्स लर्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। Per capita income decreases if the growth rate of population is higher than the growth rate of national income. पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाती है अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, तो फिर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वही लेते हैं कि मैंने कहा कि पहले हमारी पॉपुलेशन 10 थी एक फैमिली की और उनकी इनकम 500। अब क्या है, 500 इनकम सेम है बट पॉपुलेशन 10 की जगह हो गई है 15, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज मेजरमेंट, तो ये एक एवरेज मेजरमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा कि मेरी भाई उस फैमिली में जो 10 लोग हैं वो 10 से 10 50 रुपए कमाते हैं, ये मतलब नहीं हुआ। कोई 60 कमा रहा है, कोई 100 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, बट द एवरेज हुआ 50 रुपीज। ठीक है, per capita income does not change with the change in the distribution of national income. per capita income में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ जाए, क्योंकि हम एक एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी की इनकम 10 रुपीज है, किसी की 100 है, किसी की 50 है, तो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हो, बट जो पर कैपिटा इनकम है एवरेज तो वो 50 रुपए ही रहेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल, per capita income is not a true criterion in the inequality of income in a country increase. per capita income एक करेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, राइट, क्योंकि ये इनइक्वालिटी इनकम शो नहीं करता। राइट, जैसे मैंने कहा कि एक की इनकम 50 है, दूसरे की 100 है, तीसरे की 10 रुपए, किसी की 20 है, पर ऑल ओवर इनकम 500 है, तो 500 और 10 लोग हैं तो हमने उसे डिवाइड किया तो हमें आंसर 50 मिला, यानी एक की इनकम हम एवरेज निकाल रहे हैं कि एक की इनकम 50 हो सकती है। ओके, बट ये इनइक्वालिटी हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे कि एक की इतनी है, एक की दूसरी की इतनी है। ठीक है, अब अगर हम इसे नेशन वाइज काउंट करें तो वी ऑल नो दैट देयर आर मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड स्टार्स, यही ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम इनकम ले जाते हैं। ओके, तो उनका जो नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। वही कॉमन पीपल और पुअर पीपल को ले लो, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट फिर भी कहा क्या जाता है कि एवरेज एक पर्सन की इनकम इनकी है, इतनी है। अब वो लाख रुपीज होगा तो किसी भी पुअर या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की एवरेज इनकम लाख रुपीज नहीं होगी। तो ये क्राइटेरिया इनइक्वालिटी ऑफ इनकम शो नहीं करता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, the true criterion of a country's progress is not national income but per capita income. तो किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस का जो क्राइटेरिया है वो पर कैपिटा नेशनल इनकम नहीं है, बट वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, UNO also uses diagrams of per capita income along with the diagrams of national income while comparing the progress of two countries. UNO भी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस भी जब किसी भी कंट्रीज के प्रोग्रेस को कंपेयर करता है तो वो भी पर कैपिटा इनकम के डायग्राम्स को और नेशनल इनकम के डायग्राम्स को लेके बैठता है दो कंट्रीज के, और बाद में कंपेयर करता है कि कौन सी कंट्रीज कितनी प्रोग्रेसिव है। The comparison of two countries can be done by the per capita income. दो कंट्री की comparisons per capita income के बेस पर होती है। Right. Per capita income enables the assumption of standard of living of country's citizens. Per capita income एक assumption देती है हमें कि किसी भी कंट्री के सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अगर किसी कंट्री के पर कैपिटा इनकम 30,000 लेट्स टेक है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 30,000 जैसा होगा, और वहीं अमेरिका की अगर हम पर कैपिटा इनकम ले लेते हैं 1 लाख, तो वहां की सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी 1 लाख के हिसाब से होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को कैसे मेजर कर सकते हैं?
The measurement of national income means calculation done on the basis of various concepts of national income. नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना ये कौन से बेसिस पे होता है? तो ऐसे बहुत सारे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स है जिसके बेसिस पर ये मेजर होता है. There are three concepts of national income and there are three methods of to calculate national income on the basis of these three concepts. तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके हम नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं और ऐसे तीन मेथड्स भी हैं जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स को लेकर. और वो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये तीनों मेथड्स को की हेल्प से हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं. और यही तीन बेसिक स्ट्रेस हमने देखे थे which was given by our economist while calculating or while explaining the definition of national income. कोई किस पर स्ट्रेस डाल रहा था? प्रोडक्शन पे स्ट्रेस डाल रहा था, कोई इनकम पे स्ट्रेस डाल रहा था और कोई एक्सपेंडिचर पे. ठीक है, so let's learn the first method, that is production method, to calculate measurement of national income. This method of calculating national income has been developed from the definition given by Professor Marshall. As I told you कि Professor Marshall जो है वो production method पे stress दे रहे थे, यानी national income को measure करने के लिए production method best है, ऐसा उनका मानना था. The sum of monetary value of finished goods or services produced in agriculture, industries and service sector. ये जो हमने first part में पढ़ा था वही दिया है कि जो भी monetary values आती है फिनिश गुड्स और सर्विस के प्रोड्यूस के बाद तीनों ही सेक्टर्स को मिला के, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को मिला के जो भी फिनिश गुड्स हो गए या सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई उसका पैसा जो आया उसे सम किया जाएगा, यानी उसको टोटलाइज किया जाएगा. तो सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द नेशनल इनकम, और वो जो पैसा सम हुआ वो हम कहेंगे वो हमारी नेशनल इनकम है. तो प्रोफेसर मार्शल किस चीज पर स्ट्रेस देते हैं? वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है किसके बेस पे हो रहा है? जितनी पॉपुलेशन, जितनी नीड्स, जितनी डिमांड उतना प्रोडक्शन. राइट, तो उनके हिसाब से प्रोडक्शन के बेस पर हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं. Find out production in agriculture, industries and service sector, then it is multiplied by market value and find out the money value. अब वो क्या बोल रही है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स के प्रोडक्शन को इस नंबर को फाइंड आउट करो, उसके बाद उसे मल्टीप्लाइड करो मार्केट वैल्यू से कि उस नंबर की या उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मनी वैल्यू मिल जाएगी. और ये जो मनी वैल्यू मिली उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम. लेट्स रीड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स. कौन से चीज को ध्यान में रखना? पहली चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स. डिफरेंट सेक्टर्स यानी हमारे तीन सेक्टर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस, इन तीनों चीजों की इकोनॉमी को क्लासिफाई करना जरूरी है. The economy is classified into various sectors like agriculture, industry, services, mines, constructions, manufactures, trade, commerce, transportations, communications, banking, etc. ये तीनों में ये सारी चीजें आ जाती हैं, बट यहाँ एक्स्ट्रा दी है. ठीक है, इसको क्लासिफाइड करना बहुत जरूरी है, पहली चीज. फिर आता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, और उसके बाद उसके गुड्स और सर्विस को सिलेक्ट करो आप कि वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ओनली फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज आर नॉट बीइंग कैलकुलेटेड. अब जो भी गुड्स हमने वैल्यूड किए हैं या जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है, जो हर एक पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी में फिनिश गुड्स हम पहुंचा रहे हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हो या सर्विसेज हो, इसे यहाँ कैलकुलेट नहीं किया जाएगा. ओके, जैसे सर्विस ऑफ हाउस वाइफ ले लेते हैं. द सर्विस ऑफ हाउस होल्ड वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट. ये सर्विस कहीं पे भी बेची नहीं जाती. एक हाउस वाइफ की जो सर्विस होती है, जो घर का काम संभालती है, उसके लिए हम कभी सैलरी नहीं देते वाइफ को, या आपके घर पे मम्मा अगर काम करते तो मम्मा को सैलरी नहीं मिलती है उसकी. राइट, तो यू कैन नॉट सोल्ड दिस सर्विस इन द मार्केट, और जिसकी वजह से इसकी मॉनेटरी वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं कर सकते. ओके, फिर आता है सेल्फ कंजम्पशन.
अब कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ है खुद के कंजम्पशन के लिए, उसे बेचने के लिए नहीं। जैसे फार्मर्स के पास एक छोटी जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, एक फार्मर के पास वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है बट अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उसने प्रोड्यूस किया, बट अपने घर को खाना देने के लिए, तो वो अपने गुड्स को कहीं सोल्ड नहीं कर रहा मार्केट में, तो इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते और इसे हम नेशनल इनकम में काउंट भी नहीं कर सकते। यहाँ यही एग्जाम्पल दिया, सी एज एन एक्सेप्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल इनकम। यानी फूड ग्रेन्स जो फार्मर सेल्फ कंजम्पशन नहीं करता, ओके, उसे ही नेशनल इनकम में कंसिडर्ड की जाती है। अगर वो फूड ग्रेन सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है तो उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, ओके। फिर आता है डिफेंस, जैसे पुलिस, देयर आर नो मार्केट्स ऑफ डिफेंस और पुलिस सर्विस। ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां पे डिफेंस या पुलिस की सर्विसेज को वैल्यू किया जाता हो या उनकी कोई बोली लगाता हो, इससे ये भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। फिर आता है इम्प्यूटेड रेंट, यानी व्हेन अ हाउस इज गिवन टू समवन ऑन रेंट। मेरा खुद का 2 घर है, मैंने उसमें से एक घर रेंट पे दे दिया, ठीक है, तो वो जो मैंने रेंट पे दिया, तब प्रोबेबल रेंट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट। तो वो वहां से मुझे जो रेंट मिलेगा वो रेंट हो जाएगा इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं, राइट। हियर वी अज्यूम इफ हाउस गिवन टू समवन ऑन रेंट एंड इट्स वैल्यू इज कंसिडर्ड एज इन नेशनल इनकम, और उसकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में कंसिडर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कम्स डबल काउंटिंग। अब ये क्या है? डबल काउंटिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में ये जो डबल काउंटिंग, एक ही चीज को 2 बार काउंट किया जाता है, उसे रिमूव करना चाहिए। When the value of one commodity is calculated for more than one time in national income, it brings up overvalue the national income. जब एक ही कमोडिटी को एक से ज्यादा बार या 2 बार काउंट किया जाए नेशनल इनकम में, तो ये उस नेशनल इनकम को ओवर वैल्यूड करना होता है। जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड। तो उस वक्त हमें डबल काउंटिंग नहीं करना है। जैसे इन नेशनल इनकम द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ बोथ आयरन एंड द मशीन्स मेड आउट ऑफ आयरन ड्यूरिंग अ ईयर। अब हम क्या करते हैं यूजुअली, हमने एक आयरन बनाया, ठीक है, आयरन प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम पे डाली, और उसी आयरन में से जो मशीन बना उसे भी, उसकी भी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में डाल रहे, तो ये हो गया डबल वैल्यूड। तो ये 2 बार काउंट हुआ उस पर्टिकुलर ईयर में। सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयरन इज इंक्लूडेड एज द वैल्यू ऑफ मशीन, तो आयरन को हमने ऑलरेडी मशीन की तरह इंक्लूड कर लिया, या मशीन को आयरन की तरह, इट्स वन एंड सेम। बट हाँ, आयरन को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस पर जो उसका एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो नेशनल इनकम में, या वो हम जो अर्न कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में जाना चाहिए, वही वैल्यू नहीं। सो दस इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयरन एंड द मशीन्स, देन वैल्यू ऑफ आयरन बीइंग कैलकुलेटेड फॉर 2 टाइम्स, तो हम आयरन को ऑलरेडी वैल्यूएट कर रहे हैं, उसके बाद मशीन्स को भी अगर हम वैल्यूएट करते हैं, तो वही मशीन किस में से बना? आयरन में से, तो हमने आयरन को 2 बार कैलकुलेट किया, ऐसा कहा जाएगा। इसलिए डबल काउंटिंग जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। अब ये जो डबल काउंटिंग में है, हमने डबल काउंटिंग पढ़ा, उसी के ये 2 पार्ट है, ए एंड बी। एक है टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली इन दिस मेथड। एक बार वो क्या कह रहे हैं कि फिनिश गुड्स को इसी मेथड में काउंट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स हैविंग हाफ मेड इंटरिम यूज। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि फिनिश गुड्स को ही काउंट करो? क्योंकि सो दैट कि जब वो गुड हाफ मेड हो तब हम उसे अगर काउंट करेंगे, तो एक उस वक्त काउंटिंग हुआ, फिर वो जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा फिर वापस हम उसे काउंट करेंगे, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो ऑलवेज काउंट अ गुड आफ्टर फिनिश गुड्स, यानी वो जब फिनिश गुड्स हो जाए तभी उसे वैल्यूआइज करो। If the monetary value of machine, which is a finished goods, and the value of iron involved in it is considered, the problem of double counting can be solved. अगर हम सिर्फ मशीन के वैल्यूएशन करेंगे जो फिनिश गुड्स हो चुका है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग इन आयरन,
क्योंकि आयन ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है, तो ये जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बार बार प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि हमेशा फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस को ही काउंट करो। अब आता है वैल्यू एडेड मेथड। अब क्या है ये वैल्यू एडेड मेथड? In the production process, when a production of goods goes from one stage to another stage, its monetary value increase. जैसे मैंने कहा कि पहले वो आयन था, वो रॉ मटेरियल था, अब उस आयन को मशीन बनाने में बहुत सारा खर्चा हमने दिया है, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो आयन 10 रुपए का था, आज वो मशीन में कन्वर्ट हुआ है तो इंस्टेड 50 रुपीज हो गया है, यानी उसकी मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो इफ दिस इंक्रीज वैल्यू इज ड्रॉन आउट एंड एडेड इन नेशनल प्रोडक्ट, द डबल काउंटिंग डज नॉट अकर। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसकी इंक्रीज वैल्यू को ही ड्रॉन आउट करें, यानी कितना इंक्रीज वैल्यू है 40 रुपीज, 10 रुपीज आयन 40 रुपीज मशीन का, तो टोटल हो गया 50 रुपीज। तो या तो हम सिर्फ 40 रुपीज को ही ऐड करें प्रोडक्ट में, नेशनल प्रोडक्ट में, 10 इज ऑलरेडी एडेड, ठीक है, 10 आयन का ऑलरेडी ऐड हो गया है, अब उसे मशीन में कन्वर्ट करने में अगर हम 40 रुपीज ऐड कर देते हैं तो डबल काउंटिंग जैसी कोई चीज नहीं होगी। लेट्स सी द एग्जांपल। ये वैल्यू एडेड का एग्जांपल है। See, when a production of goods goes from one stage, we have read this, just look at the table, के stage of production, यहाँ पे कुछ stages of production दी है, that is cotton, yarn और cloth। इसकी सेल्स इनकम है 100 रुपीज, फैक्टर कॉस्ट है 0, इंक्रीजिंग वैल्यू भी 0। अगर फैक्टर कॉस्ट कुछ है ही नहीं तो इंक्रीजिंग वैल्यू भी 100 ही रहेगी, यानी यहाँ कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। अब यान की देखते हैं, सेल वैल्यू या सेल्स इनकम इसकी 200 है, फैक्टर कॉस्ट 100 है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी हुई? 100 ही रुपए होगी, राइट। फैक्टर कॉस्ट और सेल्स इनकम, यानी सेल्स इनकम में फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है, ओके तो 100 रुपीज ही इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू हुई। ओके जैसे क्लोथ देख लो, सेल्स इनकम इज 280, फैक्टर कॉस्ट इज 200, तो फैक्टर कॉस्ट यानी खर्चा 200 रुपए, अब उसको सेल करने का एक्स्ट्रा कितना हुआ 80, तो कितनी इनकम इंक्रीज हुई? सिर्फ 80, तो 80 ही इंक्रीजिंग वैल्यू में जाएगी। गेटिंग? इसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे 280 प्लस 200, राइट, यानी 480 हम नहीं डालेंगे, तो ये डबल वैल्यू हो गई, जितनी इंक्रीजिंग वैल्यू है उतना ही डालेंगे, और वो इंक्रीजिंग वैल्यू है 80, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट सेल्स इनकम हो गया हमारा 580, फैक्टर कॉस्ट हो गया 300, तो 580 और 300 यानी 300 फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी पेड है, अब उससे फिनिश गुड्स करने में और सेल्स इनकम होने में कितना हमने अर्न किया 580, यानी ज्यादा कितना हुआ 300 माइनस 580 यानी 280 रुपीज इंक्रीजिंग वैल्यू हुआ। ओके अब उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया, I'll just read it out, if I found I'll explain it, okay। If in a factory cotton of 100 is brought and yarn of rupees 200 is made out of it and cloth of rupees 280 is made out of the yarn, जैसे कॉटन लाया एज अ रॉ मटेरियल, अब उस कॉटन में से या तो यार्न बन सकता है, जैसे हम जिसको वूल कहते हैं, और उसी में से या तो हम बना सकते हैं कपड़ा, ठीक है। सो यार्न 200 का पड़ा और क्लोथ पड़ा 280 का। द मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी? 100, 200 एंड 280 यानी 580 रुपीज का टोटल कॉस्ट हुआ कॉटन को लाने का, कॉटन में से यार्न में से क्लोथ को। सो ये नेशनल प्रोडक्ट में हम कंसिडर करेंगे एज अ डबल काउंटिंग, तो ये हो गया डबल काउंटिंग। कैसे? द कॉटन इज इंक्लूडेड इन बोथ, कॉटन से ही यार्न बना है और कॉटन में से ही क्लोथ बना है, तो कॉटन की वैल्यू तो ऑलरेडी 100 रुपए हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट उसमें ही हम 200 रुपए भी गिन रहे हैं और 280 भी गिन रहे हैं। गेटिंग? तो 100 में से कॉटन इज ऑलरेडी 100, तो हम यार्न का गिनेंगे 100 ओनली, एंड हम क्लोथ का गिनेंगे जो ऑलरेडी कॉटन को हमने 100 गिन लिया है, राइट, तो इसको हम गिनेंगे ओनली 180, ठीक है। सो तो क्योंकि कॉटन से ही यार्न बना और क्लोथ बना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉटन इज कंसिडर्ड एंड काउंटेड बाय 3 टाइम्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कॉटन की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हुई, उसके बाद यार्न में भी हमने कॉटन इंक्लूड किया, तो ये दूसरी बार इंक्लूड हुआ, और वापस कॉटन में हमने क्लोथ में वापस इंक्लूड किया, तो तीसरी बार, यानी 3 टाइम हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। ये डबलिंग काउंटिंग हो गया।
So, but if the value of cotton is 100 plus, yarn of 100 plus, cloth of rupees 80 is counted or value addition of 280 is considered, the double counting does not occur. अगर हम कॉटन की वैल्यू 100 रखें, यार्न की भी 100 रखें, क्योंकि कॉटन में से यार्न बन रहा है और उसमें से क्लॉथ बन रहा है, उसकी हम 80 रखते हैं क्योंकि 100 प्लस 100 यानी कॉटन का 100 और यार्न का 100 200 हो गया, और क्लॉथ को बनाने का सिर्फ 80 रुपए जा रहा है एक्स्ट्रा, तो इसकी टोटल इनकम हो जाएगी, यानी टोटल इसका एडिशन होगा 280। तो हम यहाँ पे डबलिंग नहीं कर रहे हैं, इसको एक ही बार काउंट किया। The above stated example shows that the factor cost is zero. ऊपर हमने ये समझा कि इसकी फैक्टर कॉस्ट 0 है, क्योंकि यहाँ हम अज्यूम्ड कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉटन को प्रीवियस ईयर के साथ, which has been considered in the national product, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी नेशनल प्रोडक्ट में कंसिडर्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट में हमने फैक्टर कॉस्ट रखा 0। ठीक है, सो ये 7th नंबर का हमने देखा डबल काउंटिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं और बी में। अब इसी का इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन मेथड का ही हम 8th पॉइंट देखते हैं। एक है इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। Due to inclusion of indirect taxes in the market value of goods, the indirect taxes are deducted to find out national products and the subsidies given by the government is added. क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना है, हमें डिडक्ट करना है मार्केट वैल्यू से, सो दैट कि हमें नेशनल प्रोडक्ट मिल सके, और जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है उसे हम यहाँ ऐड करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को हम मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे और सब्सिडीज को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हमें नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, टू फाइंड आउट नेशनल प्रोडक्ट विल डिडक्ट indirect taxes out of market values of goods and will add subsidies which is given by government. अब आता है रीसेल। When a good was produced in the past, its value was counted in the national product. जब पहली बार वो गुड प्रोड्यूस्ड हो चुका है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी पहले नेशनल प्रोडक्ट में काउंट हो चुकी है। अब जैसे मेरे पास कार है, लेट्स टेक 10 लाख रुपीस की कार है। ओके, तो आई हैव परचेज्ड अ फ्रेशली न्यू कार विच इज ऑफ रुपीस 10 लाख। ओके, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल प्रोडक्ट में एडिड है। अब मैं वो कार बेच देती हूँ वट एवर अमाउंट, तो फिर से वो नेशनल प्रोडक्ट में ऐड नहीं होगी क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीन वैल्यूड वंस, तो हम डबल वैल्यूएशन नहीं करेंगे। सो व्हेन इट इज रीसोल्ड इट्स वैल्यू इज नॉट काउंटेड, तो फिर से जब हम इसे सेल करेंगे, रीसेल करेंगे, तो इसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। बट इफ इट इज काउंटेड, और अगर हम इसे काउंट कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा डबल काउंटिंग। ओके, सो इफ अ हाउस इज परचेज्ड इन 2000 year 2000 and it is resold today, this resale is not considered in national product. ठीक है, जो हाउस ऑलरेडी बन चुका है, जिसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी नेशनल प्रोडक्ट्स में हो चुके, अगर वही हाउस रीसेल होता है तो उसका कंसिडरेशन नेशनल प्रोडक्ट में नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। डेप्रिसिएशन क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। During the process of production, the depreciation related to capital factor is deducted from the national product. National product को जब भी हम काउंट करते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में, डेप्रिसिएशन जैसी चीज, जितनी भी चीजें हैं जैसे कैपिटल फैक्टर्स है, उसे हमेशा माइनस करना है, तो ही हमें नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमने जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी इन सब में पढ़ा था कि किस में से क्या माइनस करोगे तो आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, या नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इन दैट मैनर। ओके, नेक्स्ट एक्सपोर्ट वैल्यू इज एडेड। हमेशा जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू है उसे एडिट करनी है अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। द वैल्यू ऑफ स्मगल्ड और इलीगल गुड्स इज नॉट कंसिडर इन कैलकुलेशन। कोई भी गुड्स जो स्मगलिंग होके आए हैं या जो गुड्स इलीगल है, उसे कभी भी नेशनल प्रोडक्ट में या नेशनल इनकम में कभी भी काउंट नहीं किया जाता। ओके,
So we ends our lecture here. Hope you understood this lecture very well, because national income का ये जो पूरा टॉपिक है, it plays a very important role in calculations or to know the economy of a country especially. ठीक है, जैसे आज भी अगर मैंने कहा कि जैसे बजट पास हुआ है, so we should try to understand the basic terms of budget, कि बजट कौन से बेस पे काउंट किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है. हम देखते हैं न्यूज में भाई जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, राइट. तो ये सब क्या है, ये टर्म्स क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच टर्म्स, राइट, सो दैट कि हम इसकी इकोनॉमी में, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके बाय अंडरस्टैंडिंग इट, और एक सही डिसीजन ले सके. ओके, so we'll meet in the next lecture with this another topic of this chapter. Up till bye bye, take care all of you.